अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। बेशक वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो अचानक से मेरे कमरे में आ गई और उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मैं उसे जानता था और वो पहले भी घर आती जाती रहती थी, लेकिन उसका ये आने का वक्त कुछ मायूब सा था। मैंने कहा कि क्या कर रही हो, यहाँ पर इस वक्त क्यों आई हो? मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने ऐसी हरकत की कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया और मैं कमरे से बाहर भाग जाना चाहता था, लेकिन वो दरवाजे के आगे खड़ी हो गई। मैं इस कॉलोनी में नया नया आया था। मेरी पहले एक शादी हो चुकी थी, लेकिन बीवी 3 महीने के बाद ही छोड़कर चली गई, क्योंकि पता चला कि वो किसी और से मोहब्बत करती थी। उससे फ़ोन पर बातें किया करती थी और कोई भी मर्द ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी बर्दाश्त न कर सका। मैंने उसे कहा कि तुम्हें छोड़ दूंगा, तो उसने कहा कि बड़ी मेहरबानी होगी, और वो मेरी ज़िंदगी से निकल गई। मैं हमेशा अकेला ही रहता था, लेकिन अपनी ज़िंदगी में होने वाले इस बुरे तजर्बे के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बदल दिया। मैंने वो कॉलोनी छोड़ दी, इलाका छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दी, नई नौकरी कर ली, नई जगह पर आ गया। आज ही शिफ्ट हुआ था। छोटा सा फ्लैट था। यहाँ पर सारे फ्लैट एक जैसे ही बने हुए थे। सामने वाले घर से मेरे लिए चाय और बिस्किट आ गए। मैंने पूछा कि कौन सा घर है? ये सब एक आदमी देकर गया था। उसने कहा कि ये सामने वाले ने दिए हैं। उनका नाम फरहत मैडम है। बहुत अच्छी खातून है, वकील हैं। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया कहना उनको, वो शायद उनका माली था। मैंने चाय बिस्किट खूब मज़े लेकर खाए और बर्तन वापसी करने के बहाने गया तो फरहत मैडम को भी देख लिया। मुझे लगा था कोई बूढ़ी सी खातून होगी, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा जवान थी। उनकी उम्र शायद 30 साल होगी। मेरे से 2-3 साल ही छोटी थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे अखलाक के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कि आपके सामने वाले फ्लैट में आया हूँ, अब तो हम पड़ोसी हैं। अकेला रहता हूँ, अगर कोई चीज़ चाहिए मांगने आ जाऊँ तो आपके शौहर कहीं मेरे सर पर कोई चीज़ तो ना मार देंगे। वो इस बात पर हंसने लगी। उसने कहा कि मेरे शौहर मेरे साथ नहीं रहते। मैंने देखा उसकी एक बेटी भी थी जो पीछे बैठी होमवर्क कर रही थी। शायद 13 या 14 साल की होगी। मैंने कहा कि ये आपकी बेटी? उसने कहा कि जी मेरी बेटी है। तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि मुझे तो लग रहा था आपकी छोटी बहन है। इस बात पर वो मज़ीद हंसने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी, खिलखिला के हंसती थी। उस औरत को देखकर मेरे दिल के तार बज उठे। जिस लड़की से मैंने शादी की थी वो भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो मेरी थी ही नहीं, इसलिए मुझे कभी उसकी खूबसूरती भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन उस औरत को देखकर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं फिर से 16-17 साल का लड़का बन गया हूँ और मुझे मोहब्बत हो गई है। और ना चाहते हुए भी बहाने बहाने से आमना सामना हो जाता था। कभी कोई चीज़ मांगने चला जाता, कभी बर्तन वापस करने चला जाता। इस तरह हम दोनों की दोस्ती हो गई। हम लोग एक साथ ही निकलते थे। एक दिन उसकी गाड़ी ख़राब थी तो मैंने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। इस तरह बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसका शौहर बहुत जालिम इंसान था, उस पे हाथ उठाता था, इसलिए उनकी शादी ज़्यादा दिन नहीं चली और उसकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। उसके माँ बाप ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, शादी ज़बरदस्ती करवाई थी। इसलिए वो अपने माँ बाप को छोड़कर और अपने इस शौहर को भी छोड़कर अपनी एक नई दुनिया बसाने आ गई। उसने कहा कि मैं वकील हूँ और मैं एक आज़ाद ख्याल औरत थी। लोग कहते थे कि आज़ाद ख्याल औरतों के घर नहीं बसते हैं। शायद मेरे साथ भी यही हुआ है। मैंने कहा कि नहीं, आज़ाद ख्याल औरत ही तो अच्छी होती है। हमारी सोचें एक दूसरे से मिलने लगीं और इस तरह हमारे तकल्लुफ़ात भी ख़त्म होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब होते गए। अब रोज़ ही एक साथ आते जाते थे। हम जिस जगह काम करते थे वो भी आसपास ही थी। कभी चाय पे बात हो जाती थी, कभी बाहर चले जाते थे। एक दफ़ा तो मैंने उन दोनों माँ बेटी को कहा कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पार्क बना हुआ है, घूमने चलते हैं। हम वहाँ घूमने चले गए। उसकी बेटी का नाम मारिया था। वो 14 साल की थी, लेकिन कद में लंबी लगती थी। वो झूले पे बैठी थी और हम लोग एक साइड पे खड़े थे। उसने मुझे कहा कि मुझे अपनी बेटी के लिए बड़ा अफसोस होता है। वो शख्स एक बुरा शौहर था, लेकिन अगर अच्छा बाप होता तो शायद मैं उसके साथ गुजारा कर लेती, पर अफसोस कि वो अच्छा बाप भी नहीं था। ये बहुत छोटी सी थी और वो इसको तवज्जो तक नहीं देता था।
इसको मुसीबत समझता था। बस यहीं से मैंने फैसला कर लिया था, अगर जुल्म सिर्फ मुझ पर हो रहा होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जुल्म मेरी बेटी पर भी हो रहा था। मैंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया, आपको ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है, आगे क्या करेंगी? तो कहने लगी कि अगर कोई अच्छा हमसफ़र मिल गया तो उसका हाथ थाम लूँगी, और अगर नहीं तो फिर जिंदगी जैसे गुजर रही है वैसे ही गुजर जाएगी। मैंने कुछ सोचा और लंबी सांस खींचकर कहा कि क्या वो अच्छा हमसफ़र मुझ जैसा हो सकता है? वो समझदार और पढ़ी लिखी औरत थी, फौरन समझ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और खामोश हो गई। मुझे लगा कि वो नाराज़ हो गई। मैंने कहा कि माफ़ कर दे, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने कहा कि नहीं, आपने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की, मैं आपको इसका जवाब कुछ दिन तक सोचकर बता दूंगी। उसने मुझे ये भी बताया था कि मेरा वो शौहर अब मेरी बेटी से फ़ोन पर राब्ते में है और किसी तरह इसको वापस हासिल करना चाहता है ताकि मुझे तकलीफ़ मिल सके, वरना उसे अपनी बेटी से कोई मोहब्बत नहीं है। इसलिए मैं अपनी बेटी को छोड़कर किसी के साथ शादी करके नहीं जा सकती। जहाँ पर जाऊँगी अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाऊँ। मैंने उस औरत को यही कहा था कि मुझे तुम भी कबूल होगी और मैं तुम्हारी बेटी को भी बाप बनकर पालने की कोशिश करूँगा। 2-3 दिन गुजर गए थे, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला था। फिर एक दिन फरहत ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि उसे मेरे साथ शादी करना मंजूर है, और उसका जवाब हाँ में इतना ज़्यादा खुश हो गया था। मेरे दिल में ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं थी। मैंने भी उसको बताया कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ था। उसने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे अपने माजी के बारे में बताया। अब हम लोगों में कमिटमेंट हो गई थी और हमने सोच लिया था कि हम दोनों शादी कर लेंगे। मेरे रिश्तेदार थे लेकिन माँ बाप नहीं थे, और वो अपने माँ बाप को छोड़ चुकी थी। हमें रोकने वाला या हम पर तनकीद करने वाला कोई भी नहीं था। हम जब चाहते शादी कर सकते थे। हम लोग सैर सपाटे पर भी निकल जाते थे, कभी कभी अकेले भी चले जाते थे। एक दिन देर से वापस आए तो मारिया बुरी तरह से रो रही थी। उसने कहा कि मुझे डर लग रहा था। आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैं आपके बगैर खाना नहीं खाती, आपके बगैर नहीं सोती हूँ। उसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे वो छोटी बच्ची है। मैंने फरहत से पूछा कि ऐसे क्यों करती है, ये तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है। उसने कहा कि बस वही बात कि इसके बाप ने इसको काफ़ी डरा के रखा हुआ था, और ये फिर मेरे साथ ही रहती थी, खाना भी मेरे साथ खाती थी, सोती भी मेरे साथ थी, और इसे आदत हो गई है। लेकिन अब ये बड़ी हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि हमने इसको अकेला छोड़ूं ताकि ये अपने काम खुद कर सके, लेकिन ये अभी तक सेट नहीं हो रही। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम मिलकर इसको सही कर लेंगे। हम लोग अक्सर पार्क वगैरह में जाते थे तो उसको एक साइड पर बिठा देते थे और ख़ुद थोड़ी देर वॉक करना शुरू कर देते थे, क्योंकि आखिर हम लोगों ने एक दूसरे से शादी करनी थी। हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। हमें थोड़ा टाइम चाहिए था, एक दूसरे के साथ बातें करने में, डिस्कस करने के लिए चाहिए था कि हम चीज़ों को समझ सकें, उनके बारे में बात कर सकें। ऐसे में वो दूर से हमें अजीब नज़रों से देखती रहती थी, फिर कहती थी कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे घर जाना है। एक दफ़ा तो मैं फरहत को अपनी पसंद के होटल में ले गया और मैंने बहुत अच्छा खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन बड़े होटल में खाना ज़रा देर से मिलता है। जब देर हो गई तो मारिया ने शोर डाल दिया। उसने कहा कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। मैंने कहा कि बस खाना आने वाला है, लेकिन उसने इतनी ज़िद की, इस कदर ज़्यादा ज़िद की कि वो फरहत को वहाँ से ले गई। फरहत ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये एक दफ़ा ज़िद कर ले फिर इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसको बुखार हो जाता है, और इस तरह हमारा सारा प्रोग्राम ख़राब हो गया। मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन मैं थोड़ा परेशान था कि इसके साथ हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। फिर सोचा कि चलो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मैं फरहत के साथ बिलाखिर इस पॉइंट पर आ गया था कि अब हम लोग निकाह कर लेंगे। उसने कहा कि बस 8-9 दिन बाद की कोई डेट फाइनल करते हैं और उसी दिन निकाह कर लेंगे और सारी तैयारियां भी कर लेंगे। हम लोग खुश थे, मेरी भी पहले शादी हो चुकी थी और इसकी भी। हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन हम चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चलने वाले थे। सब कुछ प्लान बनाकर एक दूसरे के साथ बात करके सब कुछ वक्त पर करना चाहते थे। कोई गलती ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, किसको बुलाना है, ज़्यादा बड़ी तकरीब नहीं करनी थी।
हम लोग ये सारी बातें कर रहे थे। मैं काफ़ी खुश था। एक दिन मुझे फरहत ने कहा कि मारिया की तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मुझे एक बहुत ज़रूरी केस के लिए जाना है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम थोड़ी देर उसके पास बैठ जाओगे? मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। मैं इसी के घर में हाल में बैठ गया। मारिया अपने स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। मैं एक साइड पर अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आई और मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। उसने जाकर मेन दरवाज़ा बंद कर दिया और खिड़कियों के आगे पर्दे कर दिए। मैं हैरान हो रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही है। मैंने कहा कि क्या करना चाहती हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? वो पहले तो मुझे ठीक ठाक नज़रों से देख रही थी। अचानक उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इस तरह से चिल्ला रही थी जैसे मैं उसके साथ कोई जुल्म करने वाला हूँ। उसने अपनी माँ को बुलाना शुरू कर दिया। उसकी माँ अभी बाहर ही थी क्योंकि गाड़ी वाला गाड़ी को साफ कर रहा था। फौरन अंदर आ गई और जब उसने अपनी बेटी का ये हाल देखा तो उसने मेरे मुंह पर रख के थप्पड़ मारा और कहा कि मैंने तुम्हारे पास अपनी बेटी को बैठाया और तुमने ये सब कुछ किया। क्या तुम ऐसे इंसान हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? उसने मुझे घर से निकल जाने को कहा। मैंने कहा कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो इसको हाथ तक नहीं लगाया। उसने कहा कि अम्मी अम्मी। वो रोने लगी। फरहत उस टाइम उसी की बातों में आ गई और मेरे साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। लेकिन 1 महीने के बाद वो अचानक मेरे घर आई। मैंने कहा कि अब क्यों आई हो, जब तुम्हें मुझ पर एतबार ही नहीं था? तो उसने मुझे कुछ दिखाया जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी। उसने घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया था क्योंकि उसकी बेटी थोड़ी सी बीमार रहती थी, तो वो घर में कैमरा लगा के रखती थी और उस कैमरे की फुटेज अपने फ़ोन पे अपने ऑफिस में बैठ के भी देख सकती थी। उसने मुझे कहा कि मैंने 1 महीना पहले ही ये फुटेज देखी है। मेरी बेटी ने यह सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई और आए और मेरी मोहब्बत उसके लिए वक्फ हो जाए, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। तुमने कुछ नहीं किया था, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अगर हम लोग शादी कर लेंगे तो वो फिर से इस तरह की कोई हरकत करेगी। मैंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि असल बात तुम्हारे सामने आ गई और तुम्हें कम से कम पता तो चल गया। बाकी तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता, इसलिए मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन तुम्हें अपनी बेटी का इलाज करवाना होगा। इसके साथ कुछ नफ्सियाती मामलात हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती है। हमें इसको ठीक करना है। हम इसको नहीं बताएंगे कि हमें इसके बारे में पता चल गया है। बस ये कहेंगे कि हमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है, ताकि उसे पता चले कि जब 2 लोग मोहब्बत करते हैं तो वो बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर देते हैं। माफ़ करना क्या होता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। फरहत ने कहा कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुम एक दिन तंग आ जाओगे। मैंने कहा कि मैं तंग नहीं आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे मसले मेरे भी तो मसाइल हैं। इस बात पर फरहत की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। हम दोनों ने शादी कर ली और फरहत ने अपनी बेटी को ये बात समझाई। उसने कहा कि अगर मैं जमाल को ज़्यादा टाइम दे रही थी, इसके साथ अच्छे तरीके से पेश आ रही थी, तो वो सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मोहब्बत करे और तुमसे भी, क्योंकि तुम मेरे लिए अहम हो। जब मैं उसके लिए अहम होंगी तो मेरे से जुड़े लोग भी उसके लिए अहम हो जाएंगे। मैं वो सब इसलिए कर रही थी कि शादी के बाद हम सब खुशी और प्यार से रहें। हम तुम्हें छोड़कर जाने वाले नहीं थे। उसकी बेटी ने भी अपनी गलती मान ली और कहा कि मुझे माफ़ कर दें। वो मेरे सामने बहुत शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन मैं कभी भी इस बारे में दोबारा बात ही नहीं करता था। हम लोग इस वाक़े को ऐसे भूल गए जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था और अब हम लोग एक साथ ही रहते हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब हम हंसी खुशी रह रहे हैं और अब हमें फ़िक्र है कि किसी तरह मारिया का अच्छे से घर में रिश्ता हो जाए और वो अपने घर की हो जाए। दोस्तों, जब किसी के साथ रिश्ता जोड़ा जाता है तो दरमियान में पैदा होने वाली गलत फहमियों को दूर किया जाता है, बैठकर बात की जाती है, ना कि बातों को बढ़ाकर रिश्तों को तोड़ा जाए। इसलिए अगर किसी अपने से कोई नाराज़ी हो तो बैठकर बात कर लें और अपनी गलत फहमी दूर कर लें। वो कहते हैं ना कि जब नाखन बढ़ते हैं तो नाखन ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसलिए जब गलत फहमियाँ पैदा हों तो उनको ही ख़त्म करें, रिश्तों को नहीं। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।